और कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? ओके, ये हमारी शीट है जिसके अंदर हमें शेयर कैपिटल टॉपिक स्टार्ट करना है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहली चीज मैं आपको 2-3 चीजें समझा देता हूँ, फिर हम उसके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक। कुछ चीजें तो शीट में लिखी हुई हैं, कुछ चीजें आपने ऑलरेडी बीएस में पढ़ी हुई हैं 11th में। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सब मिला के आपका काम एक अच्छा हो जाएगा। हम ये थोड़ा सा मान लेते हैं, हमने ये देखा हुआ है पहले भी कि 3 तरह के मेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं: सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेड में एक ही आदमी है, पार्टनरशिप में 2 से प्लस ज्यादा है लेकिन 50 से कम है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में मिनिमम 3 चाहिए, प्राइवेट में, पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए, और उसके बाद अनलिमिटेड तक लोग हो सकते हैं। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट आया क्यों? जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि मान लीजिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, एक बड़ा आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। तो उस कैपिटल को मैंने ये बॉक्स में आपको शो करने की कोशिश की। ये मान लीजिए वो कैपिटल है जो आपको चाहिए। कैपिटल को मैंने एक बॉक्स दिखाया। अभी जो कैपिटल है ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक बहुत बड़ा अमाउंट, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। इतना बड़ा है कि 1, 2, 5, 10 लोगों के बस की बात नहीं। ठीक है, आप इस अमाउंट को मार्केट में, आप इतना कैपिटल को आप क्या करते हो? आप जानते हो इतना बड़ा अमाउंट 1, 2 लोग, 10 लोग मिलके, 20 लोग मिलके नहीं दे सकते। आपको इसके लिए सैकड़ों लोगों से कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, हजारों से लेना पड़ेगा, लाखों से लेना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो? इस कैपिटल को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हो। यू डिवाइड दिस कैपिटल इनटू पार्ट्स। आप इस कैपिटल के हिस्से कर लेते हैं। आप इस कैपिटल को पार्ट्स में बांट देते हैं। मान लीजिए मैंने इतने पार्ट्स में बांट दिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, और थोड़ी देर के लिए एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए रुपया जो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आज की डेट में, बट मान लीजिए बहुत बड़ी रकम, और इसको पार्ट्स में बांटे गए। अब ये मैंने ऐसे शो किया, तो सपोज आप इसको 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट की एक वैल्यू है, हर पार्ट एक 10 रुपए का है। तो ये सारे हैं इसके 10,000, आपके हर पार्ट की वैल्यू आपने 10-10 रुपए रखी हुई है। इससे होगा क्या? ये हर 1 लाख रुपए को 10-10 रुपए के 10,000 पार्ट्स में बांटने से ये होगा कि आप 10,000 लोगों से 10-10 रुपए इकट्ठे कर सकते हो। नहीं तो 1 लाख रुपए एक को लगाने पड़ते, 2 को लगाने पड़ते, 10 को लगाने पड़ते, 20। अब आप 10,000 लोगों से 10-10 रुपए तो आराम से इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो आपके लिए कैपिटल इकट्ठा करना आसान हो गया। और ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स को आप कहते हो शेयर। और ये जो कैपिटल है, ये चूंकि शेयर्स में डिवाइडेड है, इसलिए इसका नाम हो गया शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का पर्पस ये होता है, ऐसी कैपिटल जो शेयर्स में डिवाइडेड है, और उसको डिवाइड करने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि यू आर एबल टू रेज दैट अमाउंट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप बहुत सारे लोगों से वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द शेयर कैपिटल इज। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस हियर?
एनी क्वेश्चन बताइए फटाफट। अरे आप लोग जवाब नहीं दे रहे, मैं बंद कर दूंगा क्लास। मुझे ऐसे, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, हाँ ना कुछ चाहिए। एक तो आप लोग या तो ऑडियो सब वीडियो ऑन करके बैठो क्लास के अंदर, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे ऐसा चाहिए कि क्लास के अंदर कोई लोग हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो मैं भी क्लास बंद कर दे रहा हूँ। मुझे पार्टिसिपेटिव क्लास चाहिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ ना, मैंने अभी अब देखा, मैंने अभी तो सिर्फ अपने ही वीडियो था। आपको मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है? वो क्लास के अंदर रिस्पॉन्सिव क्लास चाहिए, ऐसा थोड़ी कि बुत की तरह बैठे हुए क्लास। मैं कोई उनको थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, भूत प्रेतों को, इंसानों को पढ़ा रहा हूँ भाई। तो आप जो है बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आ गया आपका। तो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसलिए हमारे को पैसे इकट्ठा करना आसान हो। अब यहाँ पे एक दो चीज और समझनी है कि ये जो शेयर्स होते हैं, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, शेयर्स की दो प्राइस चलती है। एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू माने जो कंपनी ने उसके डिसाइड किया, जो उसके चेहरे पे लिखी हुई। ये शेयर, एक एक शेयर 10-10 रुपए का है, तो 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू। लेकिन जब मार्केट में ये शेयर हम बेचते हैं तो ये फेस वैल्यू पे बिके जरूरी नहीं है। मार्केट प्राइस इसकी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। मार्केट प्राइस ये मार्केट डिसाइड करता है। और मार्केट में ये क्यों, जिनके पास है वो इस प्राइस पे बेचते हैं और जिनको लेना है वो मार्केट प्राइस पे लेते हैं। इस प्राइस का कंपनी से कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। कंपनी से इसका कोई मतलब। कंपनी ने फेस वैल्यू पे शेयर्स दे दिए, अब उसके बाद वो मार्केट जाने। और ये मार्केट कौन सा होता है? मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर खरीदे बेचे जाते हैं वो मार्केट प्राइस पे खरीदे बेचे। अब ये जो फेस वैल्यू है, जो हमारी अकाउंटिंग होती है, जो कंपनी अपनी बुक्स में करती है अकाउंटिंग, वो फेस वैल्यू से करती है। तो कंपनी को जब शेयर इशू करने हैं तो कंपनी तीन कंडीशन में, तीन तरह से शेयर इशू कर सकती है। कंपनी पार पे इशू कर सकती है। पार पे मतलब होता है कि जो है जितने रुपए का फेस वैल्यू है, कंपनी ने उतने रुपए पे, वही इशू प्राइस है। 10 का शेयर कंपनी ने 10 में दे दिया, 5 रुपए का शेयर कंपनी ने 5 रुपए में दे दिया, ठीक है? 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 100 रुपए में दे दिया। तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम। दूसरा डिस्काउंट हो सकता है। डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि जो इशू प्राइस है वो कम है और फेस वैल्यू ज्यादा। 10 का शेयर कंपनी 9 में दे रही है, 10 का शेयर कंपनी 9.5 में दे रही है। दैट इज व्हाट इट इज, डिस्काउंट, कम में दे रही है। और तीसरी कंडीशन होती है प्रीमियम पे देना शेयर, इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब हो गया कंपनी इशू ज्यादा पे कर रही है, फेस वैल्यू कम है। 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 में दे रही है, 10 का शेयर कंपनी 15 में दे रही है, 10 का शेयर कंपनी 100 रुपए में दे रही है। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, जो फेस वैल्यू उससे ज्यादा में दे रही है। तो कहने का मतलब है कि जो कंपनी शेयर इशू करती है तो टर्म्स ऑफ इशू, इशू करने की कंडीशंस तीन हो सकती है। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि कंपनी के लिए रूल बन गया, पहले तो था अलाउ था, अब नहीं है। सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इस बात पर रोक लगाता है कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। इज नॉट अलाउड। आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकते। कुछ खास कंडीशंस हैं जिनमें इशू होता है, वो खास कंडीशंस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको डिस्काउंट पे नॉर्मली तो शेयर इशू नहीं हो सकता। सेक्शन 52
कहता है कि आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 52 ये कहता है कि प्रीमियम का जो पैसा आप ले रहे हो, जो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा ले रहे हो, उसका यूजेस क्या क्या है, उस प्रीमियम को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, वो सेक्शन 52 में दिया हुआ है। 52 में दिया हुआ है कि आप उस प्रीमियम से बोनस शेयर इशू कर सकते हो फुल्ली पेड, आप राइट ऑफ कर सकते हो प्राइमरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो ये सेक्शन 52 में दिया। तो सेक्शन 52 प्रीमियम के यूजेस को बताता है। तो आपको अगर ये कहा जाए कि क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, आपका आंसर होगा नो। क्यों? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है। शेयर प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, यस इशू हो सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम का पैसा कहाँ का यूज होगा वो यहाँ पर बताया सेक्शन 52 के। और शेयर डेफिनेटली पार पे तो इशू हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 का शेयर 100 में इशू हो सकता है, 10 का शेयर 10 में इशू हो सकता है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो पूछ लीजिए। सर मार्केट प्राइस। हाँ एक एक कर। हाँ परिधि तुम क्या कह रही थी, मार्केट प्राइस क्या? सर मार्केट प्राइस बता दीजिए वापस से। और सम्यक तुम क्या कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था ना, एक और कोई बोल रहा था। तुम्हारी आवाज रिपीट। हाँ पार रिपीट कर दो एक बार। पार रिपीट कर दो, ठीक है ठीक है। पार का मतलब होता है कि जो कंपनी ने फेस वैल्यू डिसाइड की है उसी फेस वैल्यू पे हम शेयर दे रहे हैं। कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसकी फेस वैल्यू, तो कंपनी 10 रुपए का शेयर आपको देती है और आपसे 10 ही रुपए लेती है, तो उसको कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। कंपनी 10 रुपए का शेयर आपको देती है और कंपनी आपसे 15 रुपए लेती है, तो कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। अगर ऐसा आपके दिमाग में भी आ सकता है कंपनी प्रीमियम पे क्यों देती है, कंपनी अपनी रेपुटेशन का पैसा लेती है। कंपनी के शेयर्स जो हैं उनकी बहुत डिमांड है मार्केट, लोग दीवाने हैं कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, परेशान है। अरे वाह कंपनी कह रही है आपकी कंपनी है और आपके पास में अभी सिर्फ 10,000 शेयर है देने के लिए और 10 रुपए का शेयर एक, लेकिन जो लेने वाले हैं शेयर्स वो आपके पास 50,000 लोग हैं जो आपके शेयर लेना चाहते हैं, तो आप कहते हो क्या हो, आप कहते हो मैं 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भीड़ लगी है लेने वालों की, आप उनको ज्यादा प्राइस पे देने की बात करते हैं। दैट इज व्हाट सेड एज इशूड एट प्रीमियम। और अगर आप 10 का शेयर 10 रुपए में ही दे रहे हैं, कंपनी लोगों को जो शेयर दे रही है 10 का 10 में, तो हम उसको कहते हैं इशूड एट पार। ठीक है? यस सर। अब बात हुई मार्केट प्राइस की। अब ऐसा होता है, मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ। होता क्या है कि कंपनी परिधि, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी, आपने 11 में पढ़ा होगा कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के रिस्पांस में जिन लोगों को शेयर करना है वो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, और कंपनी जिनको शेयर्स देना होता है उनको शेयर्स अलॉट कर देती है। ये जो अलॉटमेंट है ये पार पे हो सकता है, ये प्रीमियम पे हो सकता है, ये कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है। अब जिनको शेयर्स मिल गए वो चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में ये जो उनको शेयर्स मिले हैं इन शेयर्स को वो सेल कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है? प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, जिसके अंदर बताती है कि वो क्या करने वाली है, उसका बिजनेस क्या है और वो पैसा क्यों चाहिए इसको। सर इनविटेशन। इट इज एन ऑफर टू इनविटेट, इट इज इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, कि वो ऑफर लोगों को लेने के लिए कंपनी बोलती है कि आप अगर शेयर लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोस्पेक्टस है, ये आपने 11 में बीएस में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर एक स्टेज आती है फ्लोटेशन स्टेज, उसके अंदर ये लिखा हो प्रोस्पेक्टस इशू करना और पैसा रेज करना।
तो ये जब जिन लोगों को शेयर्स मिल गए वो चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में उसको बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जब बेचते हैं मतलब जो शेयर होल्डर है, कंपनी नहीं, जो शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर्स है वो किसी दूसरे को बेचता है, किसी कोई दूसरा जो शेयर होल्डर बनना चाहता है, जो खरीदना चाहता है, तो ये उनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी का इसके अंदर डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, कंपनी का इसमें कोई नहीं। मार्केट की क्या प्राइस होगी वो मार्केट डिसाइड करेगा। तो वो जो बेचना चाहता है वो अपने शेयर मार्केट में बेचता है, तो वो मार्केट प्राइस पर बिकता है। तो इसके अंदर कंपनी का कोई भी यूज रोल नहीं है। तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं शेयर कैपिटल की तो हमको मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं। आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस ये कहता है कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है उसके बाद लोग अप्लाई करते हैं और कंपनी उनको जो शेयर अलॉट करती है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये इसकी एंट्रीज है, दैट्स इट। मार्केट में क्या बिक रहा है, क्या हो रहा है, वो जिसको मिला शेयर वो जाने, कंपनी की बुक्स में एंट्री इसकी नहीं होती, ठीक है, वो जानता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, तो टर्म्स हमारी ये इशू। अब दूसरी क्या होता है, एक और चीज समझनी, उसकी बात हम आगे और डिटेल में करेंगे कि कंपनी जो है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर है और एक शेयर जो है 10 रुपए, तो कंपनी सारा पैसा एक साथ ले सकती है, वन लमसम, इसको बोलते हैं लमसम। लमसम में कैसे ले सकती है? कंपनी ये कह सकती है अपने प्रोस्पेक्टस में कि भाई हमको 10,000 शेयर देने हैं और एक शेयर 10 रुपए का, जो लोग हमारा शेयर लेना चाहते हैं वो अप्लाई करें, और अपनी एप्लीकेशन के साथ वो जितने शेयर वो लेना चाहते हैं उसके ऊपर 10 रुपए के हिसाब से वो हमें पैसा दे दें। दैट इज कॉल्ड लम सम, उसको हम लम सम, ठीक है, एक साथ वो सारा पैसा ले लेते हैं। और दूसरा, कंपनी ये कह सकती है कि एक साथ लेने की बजाय हम इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे, आपको एक साथ नहीं देना, आप 2 बार में दे दो। जो शेयर खरीदना चाहते हैं कंपनी उनको कह सकती है कि आप 2 बार में दे दो। तो उसमें इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है? 2 इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, 3 इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, और मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट तक है। तो कंपनी 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा उनसे ले सकती है। या तो कंपनी सारा पैसा शेयर का एक साथ मांग ले, एक शेयर 10 रुपए का है, कोई 10 शेयर के लिए अप्लाई करता है उससे 100 रुपए मांग लेगी, कोई 5 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उससे 50 मांग लेगी, कोई 200 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उससे 2,000 मांग लेगी। जो जितने शेयर के लिए जो ले रहा है उतने पैसे एक साथ मांग सकते हैं, वो हो गया लमसम। कंपनी कहती नहीं आप सारे मत दो, अभी आप सिर्फ 10 में से 2 रुपए दे दो, फिर जब हम आपको शेयर दे देंगे तब आप 3 रुपए तब दे देना, और उसके 2 महीने बाद आप 5 रुपए तब दे देना। तो कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट पैसे मांग सकती है, 2 में मांग सकती है, 4 में मांग सकती है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो भी पूछ लीजिए मेरे से। सर हम्म, सर कंपनी प्रीमियम में शेयर कब देगी? कंपनी प्रीमियम में शेयर कब देगी सर, क्या कंडीशन? कंपनी की जब रेपुटेशन अच्छी होती है ना, अब जैसे क्या होता है, जब तूने थिएटर में पिक्चर देखी है क्या, हॉल में, क्या नाम है, शिवम, हॉल में जाके पिक्चर तूने देखी है कि नहीं देखी, बता। यस सर। तो ये बता कि टिकट का दाम एक ही जैसा रहता है क्या हमेशा? किसी भी दिन जाएगा टिकट का दाम एक ही रहेगा कि बदलता रहता है? तू सर गया, टाइम के हिसाब से चेंज, हाँ, सर चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है। कब ज्यादा होता है और कब कम होता है? सर सुबह कम होता है और शाम को हाँ, ज्यादा। और जब वीकेंड में जाएगा ना, सैटरडे संडे, तो और ज्यादा होगा। समझ नहीं बात तेरे को?
वो ऐसा क्यों डिसाइड करती है वो, कि जब ज्यादा लोग आने वाले हैं थिएटर में, उनके पास तो सीट फिक्स है ना, एक थिएटर में 500 सीट है, तो 500 सीट फिक्स है। वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सैटरडे संडे को सीट बढ़ा लेंगे अपनी, कि यार एक्स्ट्रा ऐसा करते हैं, बीच में नीचे बैठा देंगे कुछ लोगों को और कुछ कुर्सी लगा देते हैं, है ना, आगे दरी वरी बिछा देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो 500 सीट है, 500 ही टिकट बेचेंगे ना वो, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। तो अगर उनको लगता है जब भीड़ ज्यादा हो रही है और प्रॉफिट वो कमाना चाहते हैं, तो टिकट के दाम बढ़ा देते हैं, और जब पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो टिकट के दाम कम हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है तेरे को शिव? इसी ढंग से कंपनी जिसकी रेपुटेशन बहुत है वो शेयर इशू करना चाहती, और वो जानती है कि बहुत सारे लोग उसके शेयर को अप्लाई करेंगे, इतने लोग अप्लाई करेंगे जितने वो शेयर दे भी नहीं सकते। तो उस केस के अंदर वो कंपनी क्या कर सकती है कि शेयर्स के ऊपर प्रीमियम ले सकती है। वो ये कह सकती है कि भाई जो शेयर है 10 रुपए का शेयर, वो ज्यादा प्राइस पे देगा। ज्यादा प्राइस पे कैसे देगी कंपनी, तो वो प्राइस कितनी होगी वो कंपनी डिसाइड कर सकती है। तो अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो कंपनी हायर प्राइस पे भी शेयर दे सकती है। इज दैट ओके? यस। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। और किसी को कोई चीज पूछना है इसके अंदर? नहीं। अब होता क्या है, देखिए अब मैं आपसे बता रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है, शेयर कैसे इशू। कंपनी को जब शेयर इशू करना होता है तो कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी इनवाइट करती है कि आप लोग जो शेयर्स लेना चाहते हैं वो अप्लाई करें, अप्लाई कीजिए, अगर हमको ठीक लगेगा तो हम आपको शेयर्स देंगे। तो कंपनी इनवाइट देती लोगों को, बुलाती कि आप शेयर्स के लिए, कंपनी बताती है अपने बारे में, बताती, लालच देती लोगों को कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम ये हैं, तो लोग सोचते हैं यार बहुत अच्छी कंपनी, लोग अप्लाई करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस के बाद क्या होता है, लोग जो है एप्लीकेशन भेजते हैं। तो अगर कंपनी के हिसाब से बोले तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती है, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं आती, इसके साथ लोग पेमेंट भी भेजते हैं। कंपनी से एप्लीकेशन नहीं मंगाती, उसके साथ कहती है आप जितने शेयर लेना चाहते हो उसके हिसाब से एक शेयर के ऊपर इतना रुपया होता है, तो पेमेंट भी लोगों से लेती है, पैसे भी ले लेती है। न तो अप्लाई तो कोई भी कर दे, कंपनी कहती नहीं खाली अप्लाई करने नहीं, आप उसके साथ पैसे भी दो तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ वाकई में आप लेना चाहते हैं। फिर एप्लीकेशन जब आ जाता है तो कंपनी उसके बेसिस पे उन लोगों को शेयर्स अलॉटमेंट करती है, उनको शेयर्स देती है, जितनी एप्लीकेशंस आए उसके हिसाब से शेयर्स। फिर जब अलॉट कर देती है उसके बाद अगर कंपनी को और पैसे लेने हैं तो उनसे कहती जब हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए तो कुछ पैसा यहाँ पे भी ले सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ पेमेंट उनसे मांग सकती है कि ठीक है ये कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई एक नई गाड़ी आई मार्केट के, ठीक है, एक मैं कार की बात कर लेता हूँ, सपोज एक 5 लाख की नया मॉडल लॉन्च हुआ और वो कंपनी क्या कर रही है, कार कंपनी जो है वो बुकिंग कर रही है। वो कह रही भाई जो लोग लेना चाहते हैं वो 1-1 लाख रुपए जमा करके बुक कर दे गाड़ी, और हम आपको जब कार देंगे तब आप बाकी का 4 लाख रुपए तब दे दीजिएगा। तो कंपनी यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही है, एक तो बुकिंग अमाउंट ले रही है, बाकी बचा हुआ तब ले रही है जब वो कार दे रही है। तो शेयर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर आप शेयर लेना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी इसको बोलते हैं, आप एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी दे दो। आप चाहो तो सारा पैसा, कंपनी चाहे तो नहीं, बोले बुकिंग के समय आपको पूरे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मांग सकती है, जैसे बुकिंग पे कंपनी कार की सारी कीमत मांग सकती है, वैसे कंपनी भी मांग सकती है एप्लीकेशन पे सारा पैसा। लेकिन अगर सारा पैसा नहीं मांगती तो शेयर्स देने के बाद कंपनी कुछ पैसा तब मांग सकती है। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कंपनी ने 1 ही लाख रुपए लिए, जब कार दे रही है तब बाकी का पैसा ले रही है, ऐसा भी हो सकता है।
और अगर कार कंपनी फाइनेंस का भी करती तो कहती कि ऐसा है कि ये जो 2 लाख 4 लाख ले रहे हैं इसमें 2 लाख रुपए आप दे के आप कार ले जाना, ये जब आपको कार की डिलीवरी मिलेगी, जब आपको कार मिलेगी तब लेना, और उसके भी 6 महीने बाद आप जो है बाकी के बचे हुए 2 लाख तब दे देना। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट कर दी है। एक कुछ पैसा बुकिंग पे, एक डिलीवरी पे, एक पैसा 6 महीने बाद। तो शेयर्स के साथ भी ऐसा होता है, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ पैसा दे दिया, जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तब उसके बाद आपको कुछ पैसा मांगा जा सकता है अलॉटमेंट के बाद। और फिर अलॉटमेंट के भी 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपसे फिर एक और पैसा मांगा जा सकता है। तो अगर कंपनी, लेकिन ये जब भी जितनी बार मांगा जाएगा वो टोटल इश्यू प्राइस के बराबर ही मांगा जाएगा। इश्यू प्राइस मतलब, इश्यू प्राइस का मतलब है अगर 10 रुपए का शेयर है तो इश्यू प्राइस का मतलब है अगर वो उसकी इश्यू प्राइस भी 10 रुपए, तो ये हम कहेंगे इश्यू डेट पार। अगर इश्यू फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 का शेयर 8 रुपए में दिया है, तो ये हमारा इश्यू प्राइस कम होगी, तो हो नहीं सकता डिस्काउंट में। ठीक है, तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो इश्यू प्राइस अगर प्रीमियम पे दे रही है 12 रुपए, तो चाहे एक साथ ले चाहे इंस्टॉलमेंट पे ले, ये टोटल कंपनी इश्यू प्राइस से ज्यादा पैसे नहीं ले सकती। तो अगर कंपनी 12 में दे रही तो कंपनी 12 रुपए को 4 बार मांग सकती है, 4 रुपए करके 3 बार मांग सकती है, या 12 रुपए को कंपनी 6 रुपए करके 2 बार मांग सकती है, या कंपनी 12 रुपए को पूरे को एक साथ मांग सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आप कुछ पैसा दे रहे हो, जब आपने कंपनी ने शेयर्स आपको दे दिया अलॉटमेंट तब आप कुछ पैसा दे रहे हो, और कुछ पैसा आप उसके बाद भी ले। तो कंपनी को डिसाइड करना है कि वो कैसे मांगेगी पैसा। कंपनी को डिसाइड करना है कि सारा पैसा लमसम में एक साथ कंपनी एप्लीकेशन पे लेना चाहती है जब अप्लाई कर रहे हैं, या कंपनी जो है उसको सारे पैसे को इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहती है, लेकिन एक एप्लीकेशन पे थोड़ा सा पैसा और दूसरा अलॉटमेंट, शेयर्स अलॉट होने के बाद। ठीक है, और ये एक तरीका। दूसरा ये 2 इंस्टॉलमेंट हो गए। 3 इंस्टॉलमेंट में क्या हो सकता है, कंपनी ने एप्लीकेशन पे लिया, कंपनी ने अलॉटमेंट पे लिया, और कंपनी 3 महीने बाद 4 महीने बाद मांग सकती है, उसको कहेंगे फर्स्ट कॉल, उसको फर्स्ट कॉल कहेंगे। और अगर इसके बाद कोई कॉल नहीं है तो यही कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी एक और इंस्टॉलमेंट ले रही, 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही, तो उसको हम सेकेंड कॉल कहेंगे। तो ये जो सेकेंड कॉल है इसी को हम बोल देंगे सेकेंड एंड फाइनल। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट जो पैसा लेती है उसमें पहली पैसा जो आता है वो एप्लीकेशन मनी आता है, फिर अलॉटमेंट पे पैसा आ सकता है, और या फिर अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे सफिशिएंट नहीं आया, सारा पैसा नहीं लिया, तो कंपनी फर्स्ट कॉल पे भी मांग सकती है, और अगर चाहे तो सेकंड कॉल पे भी मांग सकती है। तो कंपनी सारा पैसा एक साथ ले ले, या 2 इंस्टॉलमेंट ले ले, या 3 में ले ले, या 4 में ले ले, वो कंपनी का नाम। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट के नाम भी बताए। पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी उसको एप्लीकेशन मनी कहेंगे, फिर अलॉटमेंट मनी कहेंगे, फिर फर्स्ट कॉल कहेंगे, फिर सेकंड कॉल कहेंगे। ठीक, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सर इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम पे आएगा ना? नहीं, उसका कोई यूज नहीं है। आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन जब आप कंपनी बनाते हैं तब आपको उसका यूज लगता है, बाकी और यूज अपने को अकाउंट्स में उसका भी कोई यूज, वो तो बस नोट के लिए, रेफरेंस के लिए कहीं नहीं कि आता है, बाकी और यूज। ठीक है, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने ये देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपके पास में, सबको यहाँ पे देखिए शीट नंबर 31 में पहला क्वेश्चन, जेडी लिमिटेड ने 15,000 इक्विटी शेयर्स लोगों को ऑफर किए कि भाई 15,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, और कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले रही, और कंपनी ने कहा कि हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, और उसके पास 10,000 शेयर की एप्लीकेशन भी आ गई, 10,000 शेयर लोग खरीदने के लिए भी तैयार हो गए।
कंपनी ने सबको शेयर्स अलॉट कर दिए, अब इसकी एंट्री कर दी। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि प्रोस्पेक्टस इशू करने की एंट्री नहीं है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करने की, और वो कुछ नहीं, एंट्री तब होगी जब आपके पास पैसे आएंगे या आपको पैसे लेने हैं, बस, उसके अलावा नहीं। तो आपके पास 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई और उनसे आपने 10 रुपए लिए, तो आपकी पहली एंट्री होगी 15,000 इंटू 10, तो आपके पास 1,50,000 रुपए एप्लीकेशन पर आए और 1,50,000 रुपए इसकी एंट्री जो आप करेंगे वो करेंगे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और बाद में ये एप्लीकेशन मनी आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन मनी अब आपकी कैपिटल होगी। जब आप शेयर्स अलॉट कर देते हो तो ये पैसा आपका हो गया, आपको वापस नहीं करना, आपको अपने पास रखना है एज अ कैपिटल। तो 1,50,000 एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000। तो हमारी ये एंट्रीज बनेगी। तो ये 2 एंट्रीज हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी मिलने की, दूसरी एंट्री जब शेयर्स अलॉट हो जाता है उसके बाद वो एप्लीकेशन मनी कंपनी का खुद का पैसा हो, उसकी एंट्री। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 जरा कीजिए सबके साथ। 3 क्वेश्चन कीजिए, इसकी एंट्री बनाइए। और आपको अगर एंट्री देखनी है तो मैं दिखा सकता हूँ जो मैंने किया। मेरे थर्ड की आप एंट्री बना दो। बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर। थर्ड क्वेश्चन की एंट्री कर लीजिए आप लोग। सर क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। सर एक बार ऊपर की एंट्री दिखा दो। अब अगर हम शेयर प्रीमियम पे दे रहे हैं, प्रीमियम का मतलब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी के पास 15,000 एप्लीकेशन आई, लेकिन कंपनी शेयर्स 20% प्रीमियम पे दे रही है। तो 20% किसका निकालेंगे पता है? फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर है, इसका 20% 2 रुपए, तो कंपनी 12 रुपए में शेयर दे रही है। और कंपनी ने शेयर होल्डर्स को प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि आपको सारा पैसा एप्लीकेशन पे देना है। तो एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 15,000 शेयर के ऊपर कंपनी को 12 रुपए से पैसे मिलेंगे। तो कंपनी को 15,000 शेयर पे जब 12 रुपए से पैसे आएंगे एप्लीकेशन पर, तो कितने रुपए हो गए? वो 1,80,000 1,80,000 ये पैसे मिलेंगे। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा? ध्यान देने वाली चीज इसमें यह है कि हम जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो सेकेंड एंट्री के अंदर जो एप्लीकेशन का पैसा 1,80,000, उस 1,80,000 में कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल का पैसा जाएगा 15,000 इंटू 10, और जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
और ये पैसा जैसा मैंने आपसे कहा सेक्शन 53 जो मैंने ऊपर पेजेस में थ्योरी में दिया हुआ है, वो पैसा वहीं का वहीं यूज हो सकता है और कहीं यूज नहीं हो सकता। तो ये कैपिटल का पैसा तो कंपनी कहीं भी चाहे यूज कर सकती है, 1.5 लाख रुपए। और जो 30,000 रुपए प्रीमियम का लिया है कंपनी ने, ये पैसा कंपनी हर जगह यूज नहीं कर सकती है, कुछ खास जगह यूज कर सकती है, जो मैंने ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, तो जब हम प्रीमियम में पैसा इशू शेयर इशू करती है, तो ध्यान देने वाला इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें होता है कि प्रीमियम में डालना कब है, ये बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं बताना है अपने को, बैंक में तो जो मिला वो लिखना है। जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं पैसा, उस समय ये डिसाइड होगा कि कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा। जब पैसा मिल रहा है बैंक में, तो जो मिल रहा है वो अमाउंट हम लिखेंगे, उसमें चाहे प्रीमियम हो चाहे कैपिटल। लेकिन जब सेकेंड एंट्री यहाँ पे की है मैंने, जब हम पैसे को ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन से कैपिटल में, कब करते हैं ट्रांसफर, जब शेयर दे देते हैं, तब वो पैसा हमारा हो गया। तो तब हम उसमें डिसाइड करेंगे कि कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट हो, इस एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं 4th क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, फिर आप मुझसे स्क्रीन ऊपर नीचे करवाओगे, ये आप देख लीजिए इसको। कोई पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए और इसको कर लीजिए। सर आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया है। हाँ वो देख लिया मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। अब तो इसमें ध्यान लगा दो। यस सर, आके समझ आया। यहाँ पे एक चीज और है जो वरुण ने लिखी है, मैंने इसके अंदर नहीं लिखी है, वो मैं आपको बाद बताऊंगा। जब हम सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लेते हैं तो इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ज्यादा सही शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा हमने यहीं पे ले लिया एप्लीकेशन, ऐसा भी कहा जाता है। मैंने सिर्फ एप्लीकेशन लिखा है, तो एप्लीकेशन सर ये बस लमसम के केस में ही रहेगा ना, दोनों एक साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैसा जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नहीं अलग से ले रहे हैं तब हम लिखते हैं ऐसा। लमसम के अलावा भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है। और तो सर ये जैसे entry आपने कर ली लमसम में second मेनली तो दोनों third को वाली एक साथ कर ली। लिखना चाहिए कि एक ही लिखना चाहिए? हाँ, लमसम में जैसे एप्लीकेशन को अलग लिखना चाहिए या अलॉटमेंट एप्लीकेशन दोनों को एक साथ लिखना ये चाहिए? एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखो ना, वो जैसे। यस सर। अब ये 4th क्वेश्चन आपको करना है, 4th क्वेश्चन आपको करना है। मेमोरेंडम, ये 5th क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने अपनी मेमोरेंडम एसोसिएशन में 2 लाख रुपए की कैपिटल लिखी हुई कि 2 लाख रुपए की कैपिटल है, 20,000 शेयर्स है, 10 रुपए। तो ये उसकी मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि अगर कंपनी ज्यादा शेयर इशू करना चाहती है तो उसको मेमोरेंडम एसोसिएशन बदलना पड़ेगा, तो उसके अंदर लिखी हुई है। लेकिन कंपनी ये मैक्सिमम कैपिटल है, ये जरूरी नहीं कि कंपनी सारे कैपिटल एक ही साथ इशू कर दे, अभी जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेमोरेंडम एसोसिएशन बदलना आसान नहीं होता। मेमोरेंडम एसोसिएशन बदलने के लिए सारे शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसके अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, फिर आरओसी को भेजना पड़ता है, लंबा काम है ना, उसमें टाइम लगता है। तो कंपनी क्या सोचती है, कंपनी सोचती है आने वाले 5-6 सालों के हिसाब से कैपिटल लिख दो उसके अंदर, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जितनी ज्यादा कैपिटल होगी आरओसी को फीस जो लगती है वो इस कैपिटल के बेसिस पे लगती है, जितनी कैपिटल मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखी। इसके एक नाम है, इस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। इसके बारे में मैं आपको बाद बताऊंगा। ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं इसको, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में कैपिटल लिखी रहती है उसको ये तीनों नाम से जाना जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी मार्केट से रेज नहीं कर सकती। और जैसा मैंने कहा कि कंपनी चूंकि आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन बदलना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं कि आप जब चाहो तब बदलते रहो, और इसलिए कंपनी इसमें जो कैपिटल लिखती है वो आने वाले कुछ सालों को ध्यान में रख के लिखती है। सारा पैसा इसी साल चाहिए जरूरी नहीं है, अभी हमको लैंड खरीदनी है, मशीन लगानी है, फिर फैक्ट्री चालू कर देंगे, नेक्स्ट ईयर फिर एक्सपेंशन करेंगे, तब और चाहिएगा, फिर और चाहिएगा, तो सारा पैसा तो आज ही चाहिए नहीं, तो क्यों उठाए मार्केट से सारा पैसा एक साथ। तो कंपनी धीरे धीरे शेयर इशू कर सकती है,
तो लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि आप ये कह सकते हैं कि सर मेमोरेंडम एसोसिएशन में अगर कंपनी को आज 20 करोड़ चाहिए तो कंपनी लिख दो उसमें 5,000 करोड़, क्या दिक्कत क्या उसमें, लिख दो, लिखने में क्या। तो जब आप कंपनी, आपने पढ़ा भी होगा बिजनेस स्टडीज में कि जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपको आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हो वो फ्री में नहीं होता, उसकी फीस लगती है। वो फीस जो है वो डिपेंड करती है आपकी कैपिटल पे, ऑथराइज कैपिटल। जितनी ज्यादा ऑथराइज कैपिटल होगी उतनी ज्यादा फीस होगी, कम होगी तो कम। ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से फीस होती है। तो बहुत ज्यादा रखने से आदमी को खर्चा ज्यादा लगता है कंपनी बनाने में, तो सोचता है यार रीजनेबल रखो, बहुत कम भी मत रखो, बहुत ज्यादा भी मत रखो, जितनी कुछ सालों के हिसाब से। तो आप क्या करते हो, आप एक अपनी ऑथराइज कैपिटल बनाते हो 2 लाख रुपए की। दिस इज योर ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपीज। एक 20,000 शेयर से 10 रुपए की। कंपनी को 20,000 शेयर इशू करने हैं, ये कंपनी ने अपनी ऑथराइज कैपिटल डिसाइड किया। लेकिन कंपनी सारी कैपिटल एक साथ इशू करेगी जरूरी नहीं। कंपनी ने अभी सिर्फ 18,000 शेयर ऑफर किए। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता ही देता हूँ, वैसे मैं आगे बाद में बताता हूँ उसको। होता क्या, एक होती है आपकी ऑथराइज कैपिटल, जितनी इसमें से आप जितनी इशू करते हो उसको आप कहते हो इशूड कैपिटल। आपके पास जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उसको आप कहते हो सब्सक्राइब कैपिटल। मान लीजिए अभी कंपनी के पास 2 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल, कंपनी को जरूरत सिर्फ अभी 1,80,000 की, तो कंपनी ने सिर्फ 1,80,000 का प्रोस्पेक्टस निकाला, प्रोस्पेक्टस, और कंपनी जो एप्लीकेशन ले रही है वो सिर्फ 1,80,000 पे ले रही है। और 1,80,000 में जितनी एप्लीकेशंस आई वो कितनी की है, अगर 1,80,000 की एप्लीकेशंस आ गई तो हम उसको कहते हैं हमारा इसका मतलब होता है हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन 1,80,000 से ज्यादा की है तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमारी एप्लीकेशन 1,80,000 से कम की है इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये चीजें मैं आपको और बाद में और डिटेल में आएगा। तो अभी Yes, के लिए yes. आपको बस ये समझना है कि कंपनी ऑथराइज कैपिटल एक चीज होती है और इशूड कैपिटल अलग होती है। जितनी ऑथराइज कैपिटल है इशूड कैपिटल भी उतनी हो जरूरी नहीं। ये अलग बात है कि इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन उससे कम तो हो सकती है। कितनी कम हो सकती है इसकी भी लिमिट नहीं। कितना ही, कंपनी ने 2 लाख लिया, कंपनी को आज से 50,000 की जरूरत है तो कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया, बस ये चीजें आपको देखना। ठीक है, तो 2 लाख कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। अभी कंपनी ने इशू कर सकती थी कंपनी 20,000 शेयर, कंपनी ने सिर्फ 18,000 शेयर इशू किए और कंपनी ने 6 रुपए एप्लीकेशन में मांगे हैं, बाकी अलॉटमेंट में मांगे। सारे 18,000 शेयर जो कंपनी ने ऑफर किया, 18,000 की एप्लीकेशंस आ गई, कंपनी ने 18,000 शेयर अलॉट भी कर दिए। अब आपको अपनी बुक्स में एंट्रीज करना। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर ये प्लीज आप कल कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ चलो ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।